अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिला राजद कार्यालय में पूर्व मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की जयंती पर राजद कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। उमस भरी गर्मी ने दिन भर लोगों के छुड़ाए पसीने, पारा पहुंचा 35 डिग्री सेल्सियस। और सरकारी बस स्टैंड पर कोरोना गाइडलाइंस की यात्री और चालक उड़ा रहे हैं धज्जियां। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिला राजद कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष, विधायक समेत कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को इमलीचट्टी स्थित जिला राजद कार्यालय में स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, कांटी विधायक इजराइल मंसूरी, गायघाट विधायक निरंजन राय सहित राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना किया। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता व विधायकों ने बताया कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू हम लोगों के अभिभावक थे, राजद के संस्थापक में से एक नेता थे। आज उनका 75वां जन्म दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम जिला पार्टी कार्यालय में मनाया गया। हम लोग उनकी जयंती भी मना रहे हैं। बिहार के मनरेगा मैन भी कहलाते थे। राजद के वरीय उपाध्यक्ष थे। रघुवंश बाबू सही कहा जिलाध्यक्ष जी ने कि हम लोगों के गार्जियन थे, वो मार्गदर्शन देते थे और हम लोग लंबे समय तक उनके साथ काम किया। और मैंने देखा पार्टी हो या क्षेत्र का हो, काम पर भरोसा करते थे। पार्टी में भी बराबर वो संगठन पर बात करते थे, पार्टी शीर्ष नेताओं से बात करके पार्टी मजबूत कैसे हो, गांव में विकास कैसे हो, गरीबों का काम कैसे हो, इस पर हमेशा वो जोर देते थे। रघुवंश बाबू के नहीं रहने से आज हम लोग को काफ़ी कमी खलती है और हम लोग उनको, जब तक हम लोग की पार्टी है, जब तक हमारे वर्कर हैं, हमें उम्मीद है कि उनको हमेशा याद करेगा और इनके आदर्श पर चल के ही पार्टी मजबूत हो पाएगी और आगे जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी। 70वीं जयंती और रघुवंश बाबू देश के महान समाजवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने देश के लोगों के लिए बहुत काम किया। उनको मनरेगा का जनक कहा जाता है। देश के गरीब मजदूरों के लिए उन्होंने रामबाण काम करने का काम किया था। डायरेक्ट जो गरीब है, जिनको मजदूरी नहीं मिलता था, उनके इस योजना से करोड़ों मजदूर लाभान्वित हुए थे। और आज हम लोगों के बीच में वो नहीं है। जब वो रहते थे देश के संसद में, जब वो बोलते थे तो पूरा देश उनकी बातों को गंभीरता से लेती थी। सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद आम लोगों में कोरोना का डर गायब हो गया है। लोग अब बगैर मास्क के ही यात्रा करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। इसको देखते हुए सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन आम लोग यह न समझे कि कोरोना संक्रमण खत्म हो गया है। दरअसल रविवार को सरकारी बस स्टैंड का नजारा कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर हम भी दंग रह गए। बाहर आने जाने वाले यात्रियों में कोरोना संक्रमण का डर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, यात्री बिना मास्क के ही सफर कर रहे थे। यही नहीं, छोटे बच्चे तक को मास्क पहनाना जरूरी नहीं समझ रहे थे। यही नहीं, बस के चालक तक बगैर मास्क के नजर आ रहे थे। मीडिया द्वारा लगातार कोरोना की तीसरी लहर का संकेत दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी दिख रही है। के लिए लोग को मास्क देते हैं, हैंड सैनिटाइजर देते हैं, गाड़ी को चलाते उठाते समय सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखते हैं। गाड़ी को जगह जगह हर स्टैंड में पटना में सैनिटाइज करवाते हैं, या मुजफ्फरपुर में सैनिटाइज वाले लोग हैं, वो लोग सैनिटाइज करते हैं। सीतामढ़ी में भी सैनिटाइज होता है गाड़ी। कांटी थाना क्षेत्र के कोठिया गांव स्थित डैम के समीप हाई टेंशन बिजली की तार ने 3 युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक युवक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। कांटी के कोठिया स्थित वार्ड 13 में कांटी एनटीपीसी के डैम के पास को
हाई टेंशन बिजली तार ने 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना रविवार की सुबह तकरीबन 11 बजे की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि शौच के लिए सभी गए थे। इसी बीच सभी युवक बिजली के करंट की चपेट में आ गए। एक युवक की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। घटना के विषय पर बताया गया कि एनटीपीसी डैम के समीप हाई टेंशन तार काफी झुक गया है, जिसको लेकर कई बार एनटीपीसी के अधिकारियों को पूर्व में सूचना दिया गया था, लेकिन लापरवाही के कारण बड़ी घटना का शिकार स्थानीय लोगों को होना पड़ा। बताया गया कि बिजली का तार जमीन से मात्र 4 से 5 फीट ही ऊपर है। बगल में डैम का पानी होने के कारण जमीन में नमी हमेशा रहती है, जिसके चलते शौच के लिए गए युवक करंट की चपेट में आ गए। हालांकि हादसे का शिकार हुए 2 युवकों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि तीसरे युवक की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों ने एनटीपीसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तीनों युवक की पहचान राहुल कुमार 18 वर्ष, विशाल कुमार 8 वर्ष व चंदन कुमार 10 वर्ष के रूप में की गई है। हादसे के वक्त जमीन में करंट आने से कोई भी लोग युवक को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। उस वक्त की एक वीडियो हमारे पास उपलब्ध हो पाया है, जिसमें साफ रूप से दिख रहा है कि करंट की वजह से युवक पूरी तरह से झुलस गया था। बार बार वह उठने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह उठ नहीं पाया। किसी तरह से स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना एनटीपीसी को मिलने के बाद बिजली को काटा गया। तब लोग घायल युवक को उठाकर कांटी पीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक बताते हुए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद कांटी जदयू के कई नेता मौके पर पहुंचे। जदयू नेता रामनंदन प्रसाद ने बताया कि कांटी एनटीपीसी के लापरवाही से यह घटना हुआ है। पिछले कई वर्षों से एनटीपीसी के अधिकारियों को ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया जा रहा था कि जो भी हाई टेंशन तार ग्रामीण इलाके में काफी नीचे झुकी हुई है, उसे दुरुस्त करते हुए ऊपर किया जाए, लेकिन आज तक एनटीपीसी द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा है कि आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। वर्षों से एनटीपीसी को सूचना किया जा रहा है ग्रामीण द्वारा, जो उसको ऊपर उठाया जाए, लेकिन अनसुनी करते आ रहे हैं, जिसका कारण आज बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसमें 3 लड़का झुलस गए हैं। और अभी भी पता हमको चला है कि बच्चे लोग लेटरिंग करने निकले हुए थे और लेटरिंग करके जैसा ही लौटे हैं वो 1,32,000 के चपेट में आ गए हैं। और ग्रामीण को कहना है कि बार बार हमने एनटीपीसी के द्वारा मांग किया जो तार को हाई टेंशन तार है 1,32,000 उसको उठाया जाए, लेकिन एनटीपीसी का लोग इसमें किसका लापरवाही मांग? ये मुख्य रूप से ये लापरवाही एनटीपीसी की आती है। टेंट लगल तीनों वही लंग गिरल मरल पड़ल। एगो लड़का के बच्चा के फेंकलक हवे बहुत दूरी, तो गिरलक थोड़ा कम लागल बा। आ 2 गो लड़का बेहालत है, एगो जी चाहे नहीं है। इसका नाम क्या है? इसका ये चंदन है। तीनों भाई है कि अलग अलग? अलग अलग है, अलग अलग बेटा के है सब, बाप के बेटा। क्या नाम? ओकरो एगो के राहुल नाम है, एगो विशाल है। वो विशाल वो दूसरा गांव के लड़का है। या ये अपना बहन के यहाँ आयल है। एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस के इलाज बंद किए जाने के बाद सांसद अजय निषाद ने इसे फिर से शुरू किए जाने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा स्वास्थ्य मंत्री से की है। सांसद अजय निषाद ने ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, जब बेहतर इलाज एसकेएमसीएच में किया जा रहा था तो फिर से बहाल किया जाए। आपको बता दें कि बीते दिनों एसकेएमसीएच में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ब्लैक फंगस का एक सफल ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद लगातार मरीजों का आना जारी था। दवाई व संसाधन के कारण मरीजों को पटना रेफर किया जाने लगा, जिसको लेकर सांसद अजय निषाद ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि एसकेएमसीएच में बेहतर इलाज होने के बावजूद पटना के एम्स और आईजीएम्स में ब्लैक फंगस के मरीज को बेहतर इलाज के लिए भेजा जा रहा था, जिसके कारण मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के कई जिलों के पोस्ट कोरोना यानी ब्लैक फंगस के मरीज को भारी कठिनाई हो रही थी।
जिसको लेकर अब मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इसके लिए पत्र लिखकर वापस एसकेएमसीएच में इलाज शुरू किए जाने की मांग को लेकर पत्र लिखा है। हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद। इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस इलाज करवाने की मुजफ्फरपुर में मांग की है। इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपने क्या पत्र लिखा और आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इस चीज़ का। देखिए, मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा था। 3-4 मरीज भी यहाँ ठीक हुए थे। दवा का भी ठीक ठाक सिस्टम था, लेकिन अचानक मेरे को जानकारी दी गई कि यहाँ का दवा जो है पटना शिफ्ट किया गया। तो मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात किया कि इस तरह का जो कार्रवाई है यह ठीक नहीं है। तो तत्काल फिर दवा भी उपलब्ध कराया गया। इधर फिर दोबारा मेरे संज्ञान में आया गया है कि एसकेएमसीएच को निर्देश आया है पटना से कि जितने भी ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनको पटना शिफ्ट किया जाए और पटना में इलाज होगा। मेरा ये कहना है कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है और इसका रकबा भी बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब यहाँ पर अच्छा इलाज चल रहा है, मरीज यहाँ ठीक कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था यहाँ बहाल रखें। दूसरी बात है, जो गरीब लोग हैं, एक तो लॉकडाउन के वजह से ऐसे ही बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, और गरीब लोगों को अगर पटना भेजा जाएगा तो फिर उनको एम्बुलेंस का खर्च, आने जाने का खर्च, ठहरने का खर्च, वो आर्थिक रूप से लोड पड़ेगा। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही आग्रह है कि मुजफ्फरपुर में जो ब्लैक फंगस का इलाज जो अच्छे से चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। 2 सेक्टर में रहेगा तो मरीज को भी परेशानी नहीं होगी और अस्पताल में अनावश्यक भीड़ भी नहीं लगेगा। शुरुआती समय में एक ऑपरेशन सफल हुआ, सब कुछ सही हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी फिर पटना रेफर की बात क्यों कही जा रही है? वही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सरकार की क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन जो भी है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर वहाँ इलाज हो सकता है तो आधा आधा करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर वहाँ 600-700 वाइल आ रहा है ब्लैक फंगस का, तो अब 200-300 वाइल आप यहाँ भेज दीजिए, यहाँ इलाज होगा। मरीज का जो आने जाने का झंझट, ठहरने का झंझट, ये सबको भी तो देखना है। हर आदमी आर्थिक रूप से उतना मजबूत भी नहीं है कि पटना जाके इलाज करा पाएँ। तो मरीज अगर नहीं जाने में देरी करेंगे, उनके पास आर्थिक प्रॉब्लम आएगा, तो पता चलेगा कि मरीज की मौत यहीं हो गई, जो कहीं से बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, आप मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस का इलाज को कंटिन्यू रहने दिया जाए। बात कर लेते हम लोग कोरोना जांच की। सरकार दावा कर रही है कि रेशियो कम हो रहा है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि कोरोना जांच ही कम हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार भारत की जनसंख्या आप देख रहे हैं कि चाइना के बाद दूसरे नंबर में है। लोग में अवेयरनेस की भारी कमी है। लोग जो सरकार का गाइडलाइन आता है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा भी लॉकडाउन का ढील होता है तो लगता है कि सारा मतलब मुजफ्फरपुर ही शॉपिंग करने उतर गया है। तो जो सिस्टम है, खासकर 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, उसका भी लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं से जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि कहीं भी कोई भी हल्का लक्षण, सर्दी खांसी अगर आता है तो तुरंत आपको अस्पताल में संपर्क करके जांच करा लेना चाहिए और इलाज शुरू कर देना चाहिए। कोरोना के लक्षण में अगर 4-5-6 दिन अगर देरी करते हैं तो वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको संभालने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो कोई भी शुरुआती लक्षण जैसे भी आता है, चाहे आपका गला में दर्द हो, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, कोई भी लक्षण आता है तो तुरंत आप टेस्ट कराइए। और सरकार के पास पर्याप्त किट है, मौजूद है, कहीं से कोई कमी नहीं है। और जितना लोग हैं सब लोग तो जाँच करा ही रहे हैं। लगातार विपक्षी के द्वारा हमला किया जाता है कि सरकार की ये सोची समझी रणनीति है। आप भी नहीं, देख सर, विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। जांच का एक होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मामला नहीं है। जो लोग ज़रूरत हैं, जिनको कोई लक्षण दिख रहा है, अगर वो जांच कराने जाते हैं, अगर उनको कोई परेशानी आ रही है तो सरकार की कमी है। ऐसा मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं है। अब रोड पे चलते हुए, राह पे चलते हुए हर आदमी का तो कोरोना जांच नहीं हो सकता है। जिसको कोई लक्षण होगा उसी को न जांच होगा, उसी को न प्रॉपर इलाज होगा। और धीरे धीरे बिहार क्या देख रहे हैं, पूरे भारत में कोरोना का जो भी लहर है, ये दूसरा लहर जो काफ़ी कम हो गया है और आने वाला समय में लगता है कि 1 आध हफ्ता में और ज़्यादा कम होकर समाप्त हो जाएगा। और आगे जो भी सरकार की थोड़ी मोड़ी कमी रही है, खासकर ऑक्सीजन की किल्लत, चाहे बेड की किल्लत, ICU की किल्लत, तो ये सब पर अब ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और उसकी लड़ाई आने वाले लहर की कैसे तैयारी मजबूत हो, जिससे कम, जितना मृत्यु का दर जो है कोरोना का, वो कैसे कम हो, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी
लहर आने की संभावना है? क्या क्या तैयारी की गई है? आप लोग तो लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। नहीं, आप तो देखिए ना कि बिहार में जो आईसीयू का बेड हो, वेंटिलेटर हो, इसकी संख्या बढ़ी है, मुजफ्फरपुर में भी बढ़ा है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो तैयारी है वो पूरा, मतलब जो भी आप व्यवस्था कर रहे हैं उसमें आम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, अस्पताल में आराम से बेड भी मिले, आईसीयू भी मिले, ऑक्सीजन भी हो, सब तमाम व्यवस्था इस बार कर ली गई है और कहीं से कोई दिक्कत आम जनता को नहीं होगी। सरकार ऐसा पहल कर रही है। एक पॉलिटिकल खबर है, गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर यादव मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो थोड़ा सा आपसी विवाद जो है, एक मान लिए बीजेपी के एमएलसी टुन्ना जी पांडे हैं, उनके विवाद से विवाद शुरू हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासक पार्टी है, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके उनको शोकॉज भी किया और बर्खास्त भी किया है। उसके रिएक्शन में इनका बयान है। ये भी माननीय 3 बार 4 बार माननीय विधायक रह चुके हैं, जदयू के लीडर हैं, कद्दावर लोग हैं, लेकिन ऐसे बयान उनको नहीं देना चाहिए। जदयू बीजेपी का बिहार में गठबंधन भी है, सरकार भी है। माननीय गृह मंत्री जी का जिस समय गठबंधन हुआ था और चुनाव में हम लोग जा रहे थे, तो माननीय गृह मंत्री जी का बयान आया था कि अगर जदयू का सीट बीजेपी से भी कम होगा तभी भी मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो बीजेपी अपनी बात में कायम रहती है, कहीं से गठबंधन में खटास नहीं आना चाहिए। चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे जदयू के लोग हों, बयानबाजी से बचना चाहिए और ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे चाहे नीतीश जी का हो चाहे माननीय नरेंद्र भाई मोदी का हो, उसके छवि पे पड़े। ऐसे बयानों की हम निंदा करते हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर पे इन्होंने ब्लैक फंगस मामले में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में फिर से इलाज करवाने की मांग की है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर सभी डीएसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। जिले के सभी डीएसपी ने किया अपने थाना क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्ष और ओपी प्रभारी के साथ में समीक्षा बैठक। बता दें कि बैठक में बीते 1 माह के अंदर में हुई थाना क्षेत्र के साथ ही लॉकडाउन के दौरान कार्रवाई में किया गया कार्य सहित अन्य कई विधि समीक्षा और शिकायतों के निवारण तथा अब तक किया गया शराब मामले में जब्ती सहित लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किया गया कार्रवाई और लंबित मामलों में कार्यवाही को लेकर समीक्षा बैठक कर तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। हम लोग की जो रूटीन बैठक है और इसमें पूरे महीने में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं और उनसे निपटने के लिए जो पुलिस की रणनीति है उस पर लॉकडाउन जिस तरह से धीरे धीरे अब लॉकडाउन हम लोग आखिरी फेज में जा रहे हैं, उसके बाद जो नए स्टेप्स हम पुलिस को लेने हैं और जो पॉलिसीज पुलिस को अपनानी है, जो स्ट्रेटजीज पुलिस को फॉलो करनी है, उनके लिए सभी थानाध्यक्षों के साथ ये बैठक आयोजित की गई है। जी बिल्कुल, जो अपराधी जेल से छूटे हुए हैं, जमानत पर हैं या फिर वैसे अपराधी जो फिरार चल रहे हैं, उन सब की पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध जो है जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसका अनुपालन करने के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग आयोजित की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है।
पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। तपिश भरी गर्मी ने दिन भर लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। रविवार को पारा 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम के बदलते मिजाज से लोग हैं परेशान। सूरज की तेज तपिश से बढ़ी गर्मी और बारिश की लुकाछिपी ने उमस बढ़ा दी है। रविवार की सुबह से लगातार तापमान चढ़ते हुए दोपहर से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने से भीषण गर्मी पड़ने लगी। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री का फासला रहा। सूर्यदेव की तपिश के आगे पंखे की हवा भी फीकी पड़ने लगी। तपिश भरी गर्मी से बचने के लिए लोग एसी, कूलर आदि उपकरणों का सहारा लेते दिखे। लोगों की माने तो पिछले एक सप्ताह में सबसे अधिक गर्म रविवार का दिन रहा। छुट्टी के दिन रहने के चलते लोगों को और अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बीच बीच में कभी कभार उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर लगता था कि बारिश होगी, मगर निराशा ही हाथ लगी। वहीं दूसरी ओर बीच बीच में बिजली कट जाने से परेशानी बढ़ती रही। इधर मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से तापमान में गिरावट आने से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। जून के महीने में जैसे जैसे गर्मी अपना जोर दिखा रही है, त्यों-त्यों जूस के ठेलों पर लोगों की रौनक बढ़ती जा रही है। शहर के चौक चौराहों पर बेल और गन्ने के जूस के स्टॉल लगने लगे हैं। लोग अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए इसका जमकर सेवन कर रहे हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बढ़ती जाए। मई जून के महीने में ये स्थिति है। महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और भी बहुत तरफ की गर्मी अब जो चल रही है। जिले में लॉकडाउन के दौरान जिला पुलिस द्वारा शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बगैर मास्क के लोगों का चालान काटा गया। कोरोना संक्रमण के चैन तोड़ने को लेकर आधे अनलॉक की स्थिति के बाद भी जिला पुलिस के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर बगैर मास्क वालों पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की चेतावनी दे रही है। रविवार को नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बगैर मास्क के बाइक सवारों, कार सवारों को रोक लिया और जुर्माना की कार्रवाई की गई। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी गई कि दोबारा बगैर मास्क के पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिदिन की जा रही चेकिंग अभियान के तहत अब लोगों में जागरूकता दिखाई देने लगी है। घर से निकलते ही हेलमेट और मास्क लगाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है, पर सरकार द्वारा अनलॉक के निर्देश के बाद भी प्रशासन सतर्कता बरते हुए है। चेकिंग अभियान में बगैर मास्क के मिले लगभग 20 लोगों से जुर्माना वसूला गया। गवर्नमेंट द्वारा जो निर्देश दिया गया है जी, बहुत ऐसा पब्लिक जो है क्योंकि इतना समझाने के बाद भी जो है मास्क लगाकर नहीं चल रहा है जी। मास्क नहीं लगाने के कारण जो है कि अगले को संक्रमित कर सकता है अगर वो हो, इसलिए मास्क का चलान चल रहा है कि ताकि उसमें जो है तो मास्क लगा कर चाहिए और इससे संबंधित जो है किसी और को नहीं। चालान भी काटा गया सर? चालान काटा गया। कितने लोगों का? 10 चालान कटा। अय्यापुर थाना क्षेत्र के कुलवा पैगंबरपुर में निजी अस्पताल के पार्टनरशिप के विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के बेरहमी से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। औराई थाना क्षेत्र के लोहिया चौक के समीप एक निजी अस्पताल के पार्टनरशिप विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
इस दौरान मारपीट में एक युवक का सिर फूट गया, वहीं 2 लोगों का हाथ तोड़ दिया गया, एक का नाखून भी निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अय्यरपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी विकास तिवारी, उनके सहयोगी गोलू कुमार व अनुज प्रकाश त्रिवेदी अस्पताल में हिसाब किताब को लेकर पहुंचे थे। वहां मौजूद कर्मियों ने तीनों को रूम में बंद करके लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। इसमें तीनों जख्मी हो गए। इस बीच सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार दरबल के साथ वहां पहुंचे। घायलों का इलाज पीएचसी में चल रहा है। वहीं अस्पताल के मालिक गजनफर हुसैन व दिलीप शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गजनफर जदयू के सीतामढ़ी विधानसभा प्रभारी एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मामला यही है जो हम लोग वही विजिट के व्यू से आए थे। भाई मेरे घर के बगल का है, कहा चलो भाई गाड़ी ड्राइव करके। हम वहाँ से यहाँ आए। उसके बाद दिलीप ऊपर से बुलाया, हम लोग को बुलाया तो हम लोग कहीं जिसमें हम लोग हैं तो गए ऊपर जाने के बाद जैसे ही ऊपर चढ़े के पीछे नीचे वाला गेट का लॉक लगाया और ऊपर में सीसीटीवी कैमरा का बटन काटा और उसके बाद लगा हम लोग को बॉट से मारने, पिस्टन के बॉट से मारने लगा और लोहा से मारने लगा। एकदम सड़िया उड़िया से पूरा बर्छा उर्छा सबसे मार रहा था और नोखीला पिलास लेके नाखून भी 2 ठो खींच लिया है। वहीं जख्मी तिवारी ने थाने को दिए आवेदन में अस्पताल के मालिक गजनफर हुसैन, दिलीप शाह, मेहताब आलम, नीरज कुमार, झगरू महतो सहित 5 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद रविवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। सरासर बेबुनियाद है। मैं उस मार में कहीं भी संलिप्त नहीं हूँ। वो जो भी हुआ कुछ मतलब क्रिमिनल लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। ये हमारे पार्टनर हैं, इनको मारने की साजिश 4:35 पर वो लोग पहुँच गए थे रात में सुबह और इनको मारने के लिए गए। उसके बाद उसमें कुछ वहाँ पर के लोग, चौक पर के लोग पहुँच गए, उनको बचाव किए और कुछ ग्रामीण वहाँ पहुँच करके उसको मारपीट किए और उनको बचाए। उससे किसी तरह का कोई भी मेरा लेना देना नहीं है। तो जितना भी क्रियाक्रम हुआ है हम उसके जब मारपीट हो गई, जब सब कुछ हो गया, उसके मैं आधा घंटा के बाद मैं पहुँचा। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, न कोई मेरी संलिप्तता है। जिसकी पिटाई हुई है उसका, वो आपका मतलब पार्टनर है उस अस्पताल में, उसका आरोप है कि आपके साथ पैसे को लेकर विवाद। वो 1.25 साल पहले पार्टनरशिप से हट गया था। मुजफ्फरपुर में जदयू नेता गजनफर हुसैन की बर्बरतापूर्ण दबंगई पर विपक्षी दल राजद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गजनफर हुसैन जदयू अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश महासचिव और सीतामढ़ी विधानसभा के प्रभारी हैं। पार्टी के मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि सरकार ने अपने नेताओं को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया है। जदयू इन दिनों गुंडा प्रवृत्ति के नेताओं का अखाड़ा बन गया है। पार्टी नेता गजनफर हुसैन का कृत्य वह जदयू पार्टी का चेहरा उजागर करता है। विधायक ने गजनफर हुसैन पर स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त सजा दिलाने की मांग की। एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में अभी अपराधियों के हाथ में सत्ता दे दिए हुए हैं, तो जदयू नेता वो तो अपराधी होगा और उसको संरक्षण कौन देता है? नीतीश कुमार जी। और ये बूझ रहे हैं कि कब हम हैं नहीं हैं, तो जितना बिहार में बर्बाद करना हो बर्बाद कर दो। गरीब लोगों पर जहाँ तहाँ देखिए कि अधिकतर जगह जो है उनके सरकार में जो है उनका जो पार्टी का लोग सब है वह जुल्म कर रहा है। अभी जो वहाँ मधुबनी में हुआ था वो भी वही एनडीए गठबंधन का लोग था। तो हर जगह गुंडा पाले हुए हैं, गुंडा के हाथ में बिहार की सत्ता दिए हुए हैं। अपराधी को कोई भय इनसे नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ और फिर बोल रहा हूँ। क्या लग रहा है पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए आवाज उठाएगी। हम लोग अपने नेता से बात करेंगे। जवाहरलाल रोड स्थित भारत सेवा आश्रम में कोविड फोर्स संस्था द्वारा असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कोरोना महामारी की चैन तोड़ने को लेकर लगे लॉकडाउन में निर्धन और असहाय के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इसी दौरान किसी को भूखा नहीं सोने देने के संकल्प के साथ सामाजिक संस्था कोविड फोर्स के द्वारा रविवार को जवाहरलाल रोड स्थित भारत सेवा आश्रम में असहाय और निर्धन के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। संस्था के सदस्य ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान असहाय और निर्धन लोगों को कच्चे खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। राशन प्राप्त करने वालों में निम्न वर्ग के साथ ही कई ऐसे लोग भी शामिल हैं
जिनकी नौकरी बीते 1 साल के दौरान छूट गई है, वैसे लोगों के लिए संस्था की ओर से मदद की गई है। प्रोग्राम हम लोग जो है अनाज वितरण का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है हर एक रविवार होता है। अलग अलग जगह पर हम लोग काम करके जो है जो भी मजदूर है, असहाय लोग हैं, उनको हम लोग अनाज वितरण का काम करते हैं। ये प्रोग्राम इसके साथ साथ भारत आश्रम के जरिए भी जो है ये ग्लूकोन-डी और जो ये अनाज देने का काम आज किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।